हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल। ज्योति रानी जी गुड आफ्टरनून एंड सुरेश कुमार जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो कल का जो टॉपिक था उस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल टॉपिक ऐसा कुछ पढ़ रहे थे हम लोग, जो इंडिया है पूरी दुनिया के अंदर समुद्र के ऊपर अगर किसी तरह का विवाद आए तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक संस्था पे। उस संस्था को हम अनक्लोज कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन ओशियन एंड सी। ये संस्था जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, जो कानून बनाएगी, वो दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा। करण सिंह वेरी गुड आफ्टरनून। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जिस भी देश के साथ समुद्र लगता है तो उसके साथ ये कानून लागू होगा। 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल। तो ये 12, 24, 200 जो किससे है, 12 24 200 जो है ये बेस लाइन से है, आधार रेखा से है। जो तटी कटी फटी रेखाएं होंगी, अब जैसे कि आप थोड़ा और टेक्निकल समझना चाहें तो जैसे कि बच्चे ये जैसे कि इंडिया की तट रेखा है, अब सीधी तो मिलेगी नहीं, ये कटी फटी मिलेगी। तो एक काम करते हैं, इस कटी फटी रेखा को एक लाइन से जोड़ देते हैं। ये देखो, ये जो सीधी लाइन जा रही है ना, इसी को हमने नाम दे दिया बेस लाइन। तो जब मैं कहता हूं 12 नॉटिकल माइल, तो बकायदा इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल है फर्स्ट। फिर 12 नॉटिकल माइल किससे, जो पहला जोन आया जिसे हमने टेरिटोरियल जोन कहा था, उसके 12 नॉटिकल माइल। लेकिन बेस लाइन से टोटल 24 नॉटिकल माइल, और फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। और इन नॉटिकल माइल्स के नाम और यहाँ क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें आप किसी भी आर्थिक गतिविधियों को जहाँ आप दे सकते हो। तेल या गैस अगर यहाँ पर मिले तो आप वो निकाल सकते हो। अगर आपको लगे कि नए द्वीपों का निर्माण करना है तो आप नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हो। तो मतलब द्वीप कैसे होंगे यहाँ पर, वो द्वीप कृत्रिम होंगे। अब समझिए, अगर यही बात है तो अगर पूरी दुनिया को अगर ये कानून फॉलो करना चाहिए तो फिर तो चाइना को भी फॉलो करना चाहिए। क्यों? तो आप देखेंगे यहाँ पर चाइना ने एक आइलैंड बनाया है। उस आइलैंड का नाम है स्प्रैशली आइलैंड। आप इस मैप को देखो, इस मैप में जो आपको दिख रहा है साउथ चाइना सी दिख रहा है, दक्षिणी चीन सागर। इस दक्षिणी चीन सागर के अंदर उसने एक आइलैंड का निर्माण किया जिसका नाम है स्प्रैशली आइलैंड। बकायदा ये स्प्रैशली आइलैंड जो है 200 नॉटिकल माइल से दूर है। मतलब यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल का जो इलाका निकालेंगे उसके कंपैरिजन में ये बहुत दूर है। तो लॉजिक के हिसाब से यह हिस्सा चाइना का नहीं होना चाहिए। लॉजिक के हिसाब से आप जो द्वीप का निर्माण कर सकते हो वो 200 नॉटिकल माइल के इलाके तक कर सकते हो। इसने उससे ज्यादा किया है। चीन ने जब उससे ज्यादा किया है तो देखिए ये किसको दिक्कत करेगा, आसपास जितने भी देश हैं उनको ये दिक्कत करेगा। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी असहमति जाहिर कहेंगे कि चाइना आप गलत कर रहे हो। वो किसी की सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में सबसे ताकतवर व्यक्ति है, रीजनल पावर है, और जब ताकतवर व्यक्ति होगा तो आंख दिखाएगा। इवन जो अनक्लोज के जो लॉ है, अनक्लोज कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है फॉलो करो, तो वो फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए सॉरी, इसीलिए अ, उसने क्या उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया। और साथ साथ में उसने क्या किया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 जो है लाइन बना दी है। इसको हम कहते हैं, देखिए अगर आप देखोगे तो लगातार नहीं है, यह डैश है, इसलिए इसको बोला गया है 9 डैश लाइन। यहाँ देखो, ये 9 डैश लाइन है। ये 9 डैश लाइन क्या करती है, इस 9 डैश लाइन के इस तरफ का जो पानी है, अब जैसे कि मैं ये कहूँ, ये वाला हिस्सा, अब जैसे ये पानी है, अब इस पानी पे कंट्रोल तो होगा इन देशों का जो इनके साथ है, लेकिन इस लाइन से आगे कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है साउथ चाइना सी, मतलब ऐसा सागर जो चाइना का है। वो ये कहता है कि इसमें मेरा नाम आ गया है, इसलिए ये मेरा मेरी मेरी चलेगी। अशोक दीक्षित जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो यही वजह है कि बेटा विवाद बना हुआ है इस स्पेशली आइलैंड पे। अब जैसे कि अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ज्योग्राफी का, तो सिलेबस में देखना
इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री का मतलब है कि आपका वर्ल्ड मैप आएगा। इंडिया और नेबरिंग कंट्री का मतलब है कि वर्ल्ड मैप आएगा, मतलब वर्ल्ड मैप जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री का, बस उस उतने। अब ये नहीं कि हमें अमेरिका पढ़ना, तो इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप ये पूछोगे कि अगर जैसे मान के चलो कि एग्जाम ने एक सवाल पूछा कि हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं स्प्रेशली आइलैंड के बारे में, तो बताइए स्प्रेशली आइलैंड जो है ये कहाँ है, किस सागर में? तो बताइए कहाँ है? साउथ चाइना सी के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अब आपके लिए लिए हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। उसी के साथ जो है अकेला यही विवादित नहीं है, बकायदा यहाँ एक आइलैंड और है जिसका नाम है पारासेल आइलैंड। पारासेल आइलैंड जो है बकायदा इस आइलैंड को भी चाइना ने बनाया है। तो पारासेल आइलैंड हो गया, स्प्रेशली आइलैंड हो गया, ये विवादित है। अब पारासेल आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ पर एक और है डिस्प्यूटेड, दैट इज द पराटा आइलैंड। उसके बाद स्कैरबोरो सोइल, जो फिलीपींस के साथ इनके विवाद चलते रहते हैं। सेनकाकू तो चलो वो तो जापान के साथ है, वो शुरू से है। तो ये जो क्षेत्र है आपके विवादित है, न्यूज में बने रहते हैं। और व्हाट इज द 9 डैश लाइन? साउथ चाइना सी के अंदर ऐसी काल्पनिक रेखा जो चाइना ने बनाई हुई है, जो ये तय कर रही है कि इस पानी के ऊपर या इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है वो चाइना का होगा, इस लाइन के नीचे का जो हिस्सा होगा, जो कि मैंने ब्लू ब्लू बनाया है डॉट, ये सारा हिस्सा जो होगा ये उन देशों का होगा जो देश इसके नजदीक पहुंच रहे हैं, मतलब उस वाटर बॉडी के नजदीक जो भी देश है वो आएंगे। डियर पलक जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम फिट एंड फाइन, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो समझ में आ गई ये कहानी कि अनक्लोज के लॉ फॉलो होने चाहिए। अब आप ज्यादा से ज्यादा ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, अब जैसे कि आपने ना ये 200 नॉटिकल माइल तक का इला दे दिया, जब हम इसे निकालेंगे हम देखेंगे यहाँ इंडिया और यहाँ श्रीलंका है, तो बकायदा इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस लाइन को लेकर के कंफ्लिक्ट नहीं आ जाएगी? क्योंकि जो इंडिया के लिए 12, 24 और 200 अप्लाई होगा वही तो जापान श्रीलंका के लिए भी अप्लाई होगा, तो श्रीलंका को फिर कैसे बांटेंगे? तो इसके लिए ये दोनों देश जो हैं बैठ करके एक कॉमन इंटरेस्ट में आएंगे, एक कॉमन पॉइंट्स पे आएंगे कि भाई तू भी एग्री मैं भी एग्री। तो अगर खुद के लेवल पे कर सको काम तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए और तुम दोनों में विवाद हो जाए तो फिर आप अनक्लोज के पास जाओगे और फिर अनक्लोज एक नेगोशिएट करेगा, समझौता करेगा जो तुमको मान्य होगा या मानना पड़ेगा। तो ये है कहानी। तो भारत को और श्रीलंका को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के लीडरों के या दो दो देशों के बीच में जो है कॉमन इंटरेस्ट रहता है, तो इसलिए बैठ करके टेबल पे दोनों के बीच में सोल्व हो गया कि इतना पानी तेरा व इतना पानी मेरा, खत्म। यहां से जैसे बेटा पॉइंट खत्म करते हैं, यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा हिस्सा भारत का जिसे आप लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ऐसे हिस्से को हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफिक। हिंदी में जब आप जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? आकृतिक, भू आकृतिक, पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई है उसके हिसाब से भारत का वर्गीकरण बताना है। तो पृथ्वी पे आकृतियां आपको क्या दिखेंगे? देखिए, या तो पर्वत दिखेंगे, या पहाड़ी दिखेंगी, मैदान दिखेंगे और पठार दिखेंगे। ठीक है, हमने पूरी पृथ्वी के हिसाब से इन हिस्सों को बांट रखा है। तो अगर मैं ये कहूं कि जब फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया करते हैं तो उस फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम कौन कौन से हिस्से पढ़ेंगे? सबसे पहला जो हिस्सा हम पढ़ेंगे वो ये नीली लाइन जो आप देख रहे हैं वो पढ़ेंगे, ये नीली लाइन। तो ये नीली लाइन किसके बारे में बता रहा है? इसको फर्स्ट पॉइंट कहते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मतलब जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। इसे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन क्यों कहते हैं बेटा? इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। अब एक बात बताइए, हिमालय स्टार्ट कहाँ से हुआ है? हिमालय स्टार्ट हुआ है इंडिया के उत्तर से और जाता कहाँ है? इंडिया के पूर्व में। ये देखो, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक पहुंचता है, और फिर नीचे से होता हुआ कहाँ जा रहा होता है? म्यांमार तक। तो आप इसके लोकेशन देखो, ये सारा हिमालय है। अब एग्जैक्टली हिमालय की अगर बात करो, जो असली हिमालय है वो यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो पाकिस्तान में चला जाता है और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो है वो भारत में, फिर नेपाल और भूटान वगैरह और चाइना वगैरह के रीजन में भी पहुंचता है। मेन हिमालय ये है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन इंडिया के
उत्तर से स्टार्ट होती है, जा कहाँ रही है, पूर्व की तरफ, तो इसलिए इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। तो ये जो आप नीली लाइन देख रहे हैं यही है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, और इसी नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं वो ये है। उसके बाद जब आप सेकंड नंबर पे चलेंगे तो ये कहता है नदर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदान। मैदान क्या होते हैं? मैदान वो इलाके होते हैं जो काफी उपजाऊ होते हैं। क्यों उपजाऊ होते हैं? क्योंकि सर वहां नदियां जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मिट्टी डालती हैं। जलोढ़ मिट्टी जहां होगी वो इलाका उपजाऊ होगा ही होगा। तो सोच के देखो, अगर यहाँ हिमालय आए हैं तो हिमालय आने का मतलब है कि यहाँ पर नदियां आएंगी। कौन सी नदियां हैं? हाँ, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास लेंथ है डियर पलक हिमालय की, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो हिमालय आए तो हिमालय में नदियां पैदा होंगी, हिमालय से नदियां बनेंगी, जिसमें एक सिंधु नदी है, एक हिमालय है, सॉरी एक यमुना है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। भारत की जो 4 बड़ी नदियां, हाँ, खासकर 3 बड़ी नदियां जो हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो हैं हिमालय से निकलती हैं। तो जब तीनों नदियों की बात करोगे तो देखो, सिंधु ऊपरी ऊपर चला जाता है जम्मू कश्मीर से। भारत में ज्यादातर नेटवर्क जो है वो गंगा के थ्रू बनता है, और ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से असम तक रहती है, उसके बाद वो आ जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। तो आप देखेंगे कि भारत में उत्तर की तरफ नदियों का बहुत बड़ा विस्तार है। तो इन नदियों से क्या बनेगा? मैदान बनेगा। तो आप ये जो गुलाबी देख रहे हैं, गुलाबी वाला रीजन, ये उत्तरी मैदान, इसलिए नदर्न प्लेन्स। थर्ड पॉइंट पे आओगे तो आपको जाना पड़ेगा इंडिया के दक्षिण में। दक्षिण में आप जाओगे तो यहाँ पर बेटा पठारी हिस्से बहुत दिखेंगे। पठार क्या होते हैं? जो जमीन से ऊपर उठे होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं, उठे होंगे जमीन से लेकिन वो फ्लैट होते हैं, तो उसको हम पठार कहते हैं। तो ऐसे पठारी रीजन जो है भारत के दक्षिण में मिलेंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर क्यों? याद करो हमने पेनिनसुला क्यों पढ़ा था, कि जिसके 3 साइड से पानी हो वो पेनिनसुला हो जाएगा। तो भारत की 3 ओर से पानी है, ये तो हम कल ही पढ़ चुके हैं। और पठार क्यों? क्योंकि इस हिस्से में पठारी हिस्से आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कोस्टल प्लेन्स। नाम देखिए, प्लेन, प्लेन यानी मैदानी, यानी बेसिकली ये फर्टाइल होगा। दूसरा, कहाँ इसकी फर्टिलिटी कहाँ दिखेगी आपको? कोस्ट की तरफ। तो ये आपको हिस्सा दिख रहा है कौन सा? अरब सागर का। ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के किनारे किनारे पे जो पहाड़ियों वाले हिस्से दिखेंगे, जिसे आप लोग वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वगैरह भी बोल देते हैं, वो दिखेंगे। और वहीं पे आपको दिखेंगे प्लेन, यानी जो ये पर्वत है पश्चिमी घाट, और ये जो समुद्र है, तो समुद्र और पर्वत के बीच का जो हिस्सा है इसको ही हम लोग कह देते हैं मैदान। यहाँ पर पूर्वी घाट है, यहाँ समुद्र है, समुद्र और पूर्वी घाट के बीच का जो हिस्सा है उसी को हम लोग कहते हैं मैदान। तो ये हो गया कोस्टल प्लेन। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर? अंडमान निकोबार के अंदर। उसके बाद जाना कहाँ है? लक्षद्वीप में। तो ये क्या है? ये भारत के आइलैंड्स हैं। और आखिरी में जाना है बच्चे आप लोगों को डिजर्ट्स पे। तो भारत का एक डिजर्ट जो है, जो राजस्थान में दिखेगा आपको, जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं, तो एक ये डिजर्टिक कंडीशंस होगी। तो ये 6 हिस्से जो हैं हम अपने इस फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में पढ़ने वाले, 6 हिस्से। अब इन हिस्सों में आपने 4 नाम बेसिकली देखा हो। देखो, एक माउंटेन है, एक प्लेन है, एक प्लेटू है। बोलो हाँ है ना? माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटू है। और माउंटेन से थोड़े छोटे हिस्से जो होते हैं उनको हम पहाड़ बोलते हैं। तो कई बार आप ये कहते हो ना कि वो देखो पर्वत, और जब आप ये कहते हो वो देखो पहाड़ी, तो एक्चुअली में इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है इनकी ऊंचाई का। अगर आप किसी को कहते हो कि वो पर्वत है, तो समझ लीजिए उनकी औसत ऊंचाई जो है 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और जिनकी 1 किलोमीटर से कम ऊंचाई होगी औसतन, तो वो पहाड़ी कहलाती है। तो इसका मतलब है कि जब भारत के उत्तर से बेटा आप स्टार्ट करोगे तो ये देखिए, पर्वत, पर्वत के बाद पहाड़ियां, पहाड़ियों के बाद मैदान, और मैदान के बाद पठार। समझ में आया? ऊपर से जब कहाँ तक जा रहे हो, हम सब समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? पर्वत, पहाड़ी, मैदान और पठार, और आखिरी में समुद्र। तो ऊपर से नीचे तक जब आपको ये 4 हिस्से दिख रहे हैं, तो आपको ये बताना है टोटल 9 स्टेट की बाउंड्री लगती है ना सर घाटों से। डियर जी सोच के देखो, जो हम लोग पढ़ रहे थे कल तटीय हिस्से भारत के, वही तटीय हिस्सों की बात हो रही है ना? लेकिन यस, ठीक है। अब जो पर्वत है, ये देखो, उत्तर से जब आप स्टार्ट करते हो तो ये पर्वतीय हिस्सा है। आगे बढ़ोगे
तो क्या आ जाएगा, ये पहाड़ी वाला हिस्सा आ जाएगा। उसके आगे बढ़ोगे, फ्लैट हिस्से होते हैं, इन फ्लैट हिस्सों को हम क्या कहते हैं, मैदान। और उसके बाद जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, पठार। तो पर्वत, पहाड़ी, मैदान, ऊपर उठे हुए हिस्से जमीन से जो फ्लैट हो, पठार। तो आपको चार हिस्से दिख रहे हैं। अब ये बताओ कि पूरी पृथ्वी के हिसाब से इनका जो वर्गीकरण है वो कैसे है, मतलब बाय टोटल अर्थ, पूरी पृथ्वी के हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर इन चारों में से सबसे ज्यादा क्या मिलने वाला है, कौन सा हिस्सा मिलने वाला है। इंसान सबसे ज्यादा सरवाइव कहाँ कर सकता है, पर्वतों में नहीं, पहाड़ों में नहीं, पठारों में नहीं, सबसे ज्यादा वो सरवाइव कर सकता है मैदान में। इसलिए सबसे ज्यादा परसेंटेज जो आपको मिलने वाला है वो मैदान का मिलने वाला। कितना, 43%। ठीक, नियर अबाउट कितना, 43%। 43% आपको क्या मिलने वाला है, मैदान। यानी भारत के हिसाब से भी और पूरी पृथ्वी के हिसाब से भी जब आप निकालोगे तो ज्यादातर हिस्सों में आपको मैदान मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे जो मिल रहा है वो 27.7% के साथ पठारी हिस्सा दिख रहा है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है 18% के साथ पहाड़ी, और 11.3% के साथ आपको जो मिलेगा उसे हम कहते हैं माउंटेन्स। तो ये डियर जी आपको मिल गया टोटल 100%। अब 100% के एरिया में आपको जो ये हिस्से मिलेंगे वो कितने मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है डियर अशोक, थैंक यू। ठीक है, तो पूरे भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो भी परसेंटेज यही करेंगे, पूरी पृथ्वी के हिसाब से भी तो भी परसेंटेज करेंगे। तो इसका मतलब एग्जामिनर एक तो आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो परसेंटेज पूछ सकता है, और दूसरा वो पूछेगा कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसलिए परसेंटेज अगर आपको याद आ गया तो प्लेन, प्लेटू, हिल एंड माउंटेन, ये हो गया इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये ऑर्डर याद रखना है, ये ऑर्डर आपको परेशान कर सकते हैं और परसेंटेज आपको परेशान कर सकता है। और अगर फिर भी कभी कंफ्यूजन हो तो दिमाग लगाना हमेशा, पर्वत बहुत ऊंचे होते तो साफ है वहां इंसान बहुत कम बसते हैं, इसलिए सबसे कम इलाका पर्वतों का होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, मैदानों में, तो इसलिए सबसे ज्यादा इलाका जो है वो मैदानों का होगा। फिर आपके दिमाग में आना, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि सबसे ज्यादा इलाका मैदान का, सबसे कम इलाका कहा पर्वत का। अब बीच में रह गए दो, एक पहाड़ी और एक पठार। अब सोच के देखो, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, यस, तो दक्षिण में क्या है, पठार, तो फिर आपने जाना है पठार पे और फिर आना है कहाँ, पहाड़ी पे। समझ में आया, बीच में फिर इन दोनों को लगा देना। तो सबसे ज्यादा मैदान, सबसे कम पर्वत, ये दो तो मुझे क्लियर हो गए। अब मुझे ध्यान रखना है, मेरे पास एक पठार है और एक सॉरी, ये मैदान हो गया, ये पर्वत हो गया। अब मेरे पास पठार है और एक पहाड़ी है। तो पठार और पहाड़ी में कहाँ रहना ज्यादा इजी है, फ्लैट पोर्शन में इजी है रहना, या फिर ये जो पहाड़ी रीजन है इसमें रहना इजी है, तो फ्लैट पोर्शन में ज्यादा रहना इजी है। इसलिए मैदान, पठार, पहाड़ी और पर्वत, ये इस तरह से याद करोगे तो परसेंटेज भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, काइंड ऑफ आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रह जाएगा। नमस्कार सीना शर्मा जी, चलो बढ़े आगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। डियर जी, जब नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन को हमने तीन हिस्सों में गुजारा हुआ है। कैसे, सबसे पहला जो हिस्सा है आपको उसे हम कहते हैं हिमालय या हिमालयन रीजन या हिमालय क्षेत्र। दूसरा जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, और जो तीसरा हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। इसको मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहूंगा ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी अच्छी हो। सबसे पहले काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं ताकि आपको मैं ये पॉइंट इजीली समझा सकूं। चलो बनाते हैं अपने प्यारे भारत को। दिस इज इंडिया।
अच्छा, हिमालय जो है ये है बेटे। तो एक तो क्लियर हो गई कि इसे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय क्यों कहते हैं, यहां तक। अब समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये हिमालय है, लेकिन बच्चे हिमालय यहां आकर के, इस हिस्से में आकर के ना आगे नहीं बढ़ता, यहां से वो टूट करके नीचे की तरफ जाता, ऐसा माना जाता है कि ये टूट करके नीचे की तरफ चला गया। और देखिए यहां तक तो इंडिया है, लेकिन इंडिया के बाहर भी आपको ये पर्वतीय हिस्से देखने को मिलेंगे। यहाँ जो देश है उसका नाम है म्यांमार। तो दरअसल हिमालय का एक हिस्सा जो है म्यांमार तक भी पहुंचा हुआ है, इसको ऐसे समझना है। तो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, उत्तर से, और कहां तक गया, पूर्व तक। एक तो इसलिए इसे उत्तर पूर्वी पर्वत कहते हैं। दूसरा, इस उत्तरी पूर्वी पर्वत में हम कितने हिस्से पढ़ते हैं, 3, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं वो क्या है, वो हिमालय, ठीक है। दूसरा, ट्रांस हिमालय क्या है, एक बार ट्रांस हिमालय छोड़ दो, पहले है ना पूर्वांचल देखो। पूर्वांचल क्या है सर, जब अरुणाचल प्रदेश से प्लेट टकराई थी। अब देखो यहां पर एक चीज समझो कि हिमालय बना कैसे। सर सीन ये हुआ कि ये जो इंडिया है, इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ी कब, जब अफ्रीका से टूट गया। तो याद कीजिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे थे हम लोग, और यहाँ पर एक प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया की एक कॉमन प्लेट थी जिसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। तो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, बोलो हाँ या ना। जब दोनों प्लेट टकराई तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो अवसाद था वो ऊपर उठ गया। ऊपर जब वो उठा तो उससे जो जिस चीज का निर्माण हुआ वो हिमालय था। तो क्या था बीच में, अवसाद। तो अवसादों के ऊपर उठने से किस चीज का निर्माण हुआ, पर्वतों का। कौन सा पर्वत बना, ये हिमालय। हिमालय कैसे पर्वत हैं, हिमालय अवसादी पर्वत हैं, हिमालय सेडिमेंटेड माउंटेन्स है, हाँ या ना। अवसादों से ऊपर उठे हैं उसका मतलब अवसादी पर्वत होंगे। दूसरा, सर ये बताइए कि ये ट्रांस हिमालय कैसे बने। अब समझो एक बात को बेटा, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है हिमालयन प्लेट। क्या यूरेशियन प्लेट के बीच में, ये देखो ये यूरेशियन प्लेट है, ये हिमालयन प्लेट है जो सॉरी ये इंडियन प्लेट है जो ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में पानी था, यस, इन दोनों के बीच में पानी था जिसे आप लोग कहते हैं टैथित सागर। और अगर आपको याद आ रहा हो तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हम क्या पढ़ रहे थे, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, महाद्वीपीय प्लेट हो और ओशियनिक प्लेट हो, या तो ये दोनों टकराएंगे, या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे, या फिर ओशियनिक ओशियनिक प्लेट टकराएंगे। याद आ रहा है, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो दोनों दो प्लेट हैं टकरा रही, या तो दोनों ही प्लेट ओशियनिक हो, दोनों ही प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, या फिर एक प्लेट ओशियनिक कॉन्टिनेंट हो। अगर याद आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा, जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा, ओशियनिक प्लेट भारी है वो नीचे जाएगी, नीचे जाने से क्या होगा, घर्षण बढ़ेगा। घर्षण देखो, हथेली रगड़ोगे तो घर्षण बढ़ता है ना, तो जब प्लेट के नीचे प्लेट जाएगी तो सीधी सी बात है घर्षण बढ़ेगा। घर्षण बढ़ने से सर तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से वो प्लेट की जो रॉक है, जो प्लेट का जो रॉक है वो पिघल जाएगा, पिघल करके सर हल्का होकर के वो ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर कहाँ, अगर ऊपर पानी है तो पानी में, और ऊपर जमीन है तो जमीन में, हाँ या ना। तो इंडियन प्लेट क्या थी, इंडियन प्लेट सर कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। ये प्लेट कौन सी है, ये प्लेट है ओशियनिक प्लेट, टैथित सागर वाली प्लेट। जब दोनों प्लेट टकराई तो जो भारी है वो नीचे चली गई। नीचे जाने से क्या हुआ, भारत के इस हिस्से में जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर ये जो मेरे जो जॉइंट्स दिख रहे हैं, इस हिस्से में क्या हुआ, देखिए प्लेट टकराई, नीचे गई, नीचे जाने से यहीं से क्या आए, यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आया। मैग्मा ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहे हैं, यहाँ आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो माउंटेन्स हैं कैसे हैं, अवसादों का जमाव है यहाँ पर, या फिर बेसॉल्ट का जमाव है, सोच के देखो। बेसॉल्ट का जमाव, क्योंकि नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आया, ऊपर आकर के मैग्मा जमता है किसमें, मैग्मा में। याद करो ज्वालामुखी का टॉपिक, इसलिए वो टॉपिक पहले करवाया जाता था ताकि ये चीजें की अंडरस्टैंडिंग बहुत हो। तो जैसे क्या बने, पर्वत बने, ऐसे पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पर्वत को हम लोग कहते हैं। अच्छा देखिए ये पर्वत बन गए, तो क्या हिमालय अभी तक बना है, नहीं, क्योंकि सर सबसे पहले तो ये दो प्लेट टकराई। जब ये प्लेट बन गया फिर क्या हुआ, फिर हिमालय जाकर के टक्कर मारे, सॉरी बार बार हिमालय कह रहा हूँ, इंडियन प्लेट जो है टक्कर मारेगी किसको, यूरेशियन प्लेट को, क्योंकि पहला टक्कर इन दोनों के बीच में होगा। क्योंकि जो बीच में होगा उसी के साथ तो इंडियन प्लेट टकराएगी ना, बीच में टैथिस सागर है इसलिए यह टकराई। फिर इससे टकराने के बाद ये बन गए, और फिर इंडियन प्लेट जो है आगे बढ़ेगी, यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। तो जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराएगी फिर ये बन गए। ये देखो
एक, दो, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये जो ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं सर, पर्वत है। इस पर्वत के आगे भी तो ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, ये भी क्या है? पर्वत है। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? ये सबसे बड़ी संरचना बनी है, इसको हमने नाम दे दिया हिमालय। तो हिमालय कब बना? जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा गई, बीच में जो अवसाद था ऊपर उठ गया, हिमालय बन गए। लेकिन हिमालय से ऊपर जो बने हैं वो क्या है? उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय के ऊपर, ट्रांस का क्या मतलब होता है? ट्रांस का मतलब होता है जो बीच में है, ट्रांजिशन पॉइंट। या तो ये कर लो, या फिर आप ये कहोगे ट्रांजिशन किसके? यूरेशियन प्लेट के बीच में और इंडियन प्लेट के बीच का जो ट्रांजिशन पॉइंट्स है, खासकर हिमालय का और यूरेशियन प्लेट का जो ट्रांजिशन है वो क्या है? वो है ट्रांस हिमालय। इसी में आपको कराकोरम देखने को मिलेगा, इसी में लद्दाख की श्रेणी देखने को मिलेगी, इसी में जास्कर श्रेणी को मिलेगी। तो देखिए ये कराकोरम है, लद्दाख है, ठीक है, और ये हिमालय। तो हिमालय के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको लद्दाख वगैरह? हाँ, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। कब बने थे? जब ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराए थे, और जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकराए थे तो ये बना था। अगर ध्यान ना आए तो बस उंगलियों को लो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहे हैं? ये वाले हिस्से। तो देखिए ऊपर उठे हुए हैं, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है ना, पर्वतों जैसी शेप दिख रही है। तो बस इससे याद रख लेना, हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो हिमालय के ऊपर है। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये टकराया तो ये प्लेट आगे नहीं बढ़ा, ये नीचे की तरफ मुड़ गया। नीचे की तरफ मुड़ गया तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का क्षेत्र है, वहां पर जो आपको मिलेंगे उसको हम पूर्वांचल कहते हैं। लेकिन ये यही नहीं रुकता, यही हिमालय जो है आगे जाकर के म्यांमार तक पहुंचता है। तो ऐसा माना जाता है कि म्यांमार जो है ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है। तो इसलिए एक सवाल पूछा गया कि हिमालय का वो हिस्सा जो म्यांमार में देखने को मिलता है, म्यांमार में बकायदा वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपने आंसर करना है, म्यांमार में वो सर अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में उसको हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं, बकायदा ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। आगे बढ़िए। ये जो हिमालय है, क्या ये सिर्फ यही है, एक ही है? नहीं। आप कहोगे सर जो हिमालय है दरअसल एक नहीं है, एक हिमालय, दो हिमालय और तीन हिमालय। तो दरअसल यहाँ हिमालय के तीन टुकड़ियां हैं या तीन हिस्से हैं, जिसमें ये जो हिमालय है, हिमालय के तीन टुकड़े समझिए। जो पहला हिस्सा है जो सबसे बड़ा है, उसको हमने नाम दे दिया है वृहत हिमालय, इंग्लिश में ग्रेट हिमालय, और उसी को हमने नाम दे दिया है हिमाद्री भी। हिमाद्री क्यों? क्योंकि पूरा हिस्सा जो है साल भर बर्फ से ढका रहता है। एक तो हिमालय का नाम भी वही है और हिमाद्री भी वही है। फिर है दूसरा हिस्सा मध्य हिमालय, जो कि एक और तीन के बीच में दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। ये है आपका, इसको हमने एक नाम दे दिया हिमाचल। तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश का जो नाम आया है वो दरअसल हिमाचल पर्वतों की वजह से आया है, या हिमालय के वो हिस्से जो बीच में पड़ते हैं उनके वजह से के नाम से हिमाचल प्रदेश पड़ा है। और तीसरा जो हिस्सा है वो बाहरी हिमालय जो नीचे की तरफ आता है, तो उसी को आप लोग कहते हैं शिवालिक। और हरियाणा एसएससी में जब आप हरियाणा जीके वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपने बहुत बार पढ़ा होगा मोरनी के हिल, जो कि पंचकुला साइड में, तो बकायदा वो मोरनी के हिल क्या है? वो शिवालिक के ही हिस्से में आते हैं। तो समझ में आया कि जब हिमालय बना था तो एक नहीं बना था, हिमालय बने तीन, एक दो तीन। इसका मतलब साफ है, हिमालय जो बना, दरअसल इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो एक बार नहीं टकराई थी, एक्चुअली में दो बार टकराई थी। पहली बार जो टकराहट हुई थी वो बहुत ही भारी थी, भारी टक्कर की वजह से एक्सीडेंट भी भारी होगा, इसी वजह से ये पर्वत बहुत ऊपर उठे। दूसरी बार जो टकराई वो एक्सीडेंट थोड़ा सा लो लेवल का था, इसलिए आपको मध्य हिमालय दिखेंगे। और जो ये ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय है, इनकी टूट फूट से जो अवसाद नीचे की तरफ आया, उन अवसादों के जमाव से जिस चीज का निर्माण हुआ है उसी को हम बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब शिवालिक जो है वो दो प्लेट के टकराने से नहीं है, आप ये कहेंगे प्लेटों के टकराने से जो पर्वत बने उनका जो अवसाद नीचे जाकर के सीमेंटेड हुआ, मतलब वो खड़ा हुआ, इकट्ठा हुआ, और इकट्ठे होने से जो पर्वत का निर्माण हुआ उसको हम लोगों ने शिवालिक के नाम से जाना है। तो यहाँ पर हम तीन चीजें पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग हिमालय, दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय, और तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे पूर्वांचल। यहां तक बच्चे मेरे ख्याल से डाउट जो है आप लोगों के होंगे नहीं, क्लियर होंगे, और होना भी नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले आ जाओ ग्रेट हिमालय पे।
जैसे ही आप ग्रेट हिमालय पे आओगे डियर जी, वृहत हिमालय, ये हिमाद्री, देखो यहाँ क्या दिख रहे हैं सर? अगर इस ग्रेट हिमालय में आएंगे तो डेफिनेटली मुझे क्या देखने को मिलेंगे? पर्वत। पर्वत कौन कौन से? बहुत फेमस फेमस पर्वत हैं, जैसे एक अन्नपूर्णा है। अब आप ध्यान में रखिएगा, जब आप ग्रेट हिमालय पे जाते हैं तो ग्रेट हिमालय के जो पर्वत हैं लगभग सारे नेपाल में दिखेंगे आपको। बड़े फेमस जो होंगे वो नेपाल में दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। इंडिया में प्लेट जो पर्वत है वो एक कंचनजंगा है, वो भी नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पे। इसलिए अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, मकालू नेपाल में, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मंसालू और फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बाउंड्री पे। आगे बढ़िए, सारे नेपाल में ये बाउंड्री पे। इसमें फेमस कौन सा है? नो डाउट यहाँ पर फेमस है माउंट एवरेस्ट। जैसे ही आप माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो इसका नाम दिमाग में आना चाहिए कि इसका नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा। याद करो, पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक जेम्स रेनल आया था भारत में और उसने भारत के मैप को बनाने में योगदान दिया था, इसलिए उसे भारत के भूगोल का जनक कहा जाता है। हाँ या ना? वो कौन था? अंग्रेजों ने उसको कौन सा रैंक दिया था? किस पद पे आया था? वो था, वो था फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह से तीसरा या चौथा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तीसरा या चौथा सर्वेयर जनरल का जो था वो था माउंट एवरेस्ट। सॉरी, माउंट एवरेस्ट कह रहा हूं, उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, वो इंडिया में आया। तो जेम्स रेनल जो नहीं कर पाया, उसके अगला जो सर्वेयर जनरल है वो करेगा, वो जो नहीं कर पाया उससे अगला। तो जब जॉर्ज एवरेस्ट इंडिया में आया तो वो हिस्से जो नहीं खोजे गए थे अभी तक, जिनको मैप पे लाना था, उसके लिए उसने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया। वो भारतीय ही थे जिन लोगों का ग्रुप बनाया, उनको बोला वो हिस्से ढूंढो जो अभी तक ढूंढे नहीं गए हैं। तो वो उन्होंने दुर्गामी क्षेत्रों में गए जो अभी तक नहीं गए थे, तो वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा देखा और उसका नाम उस समय उन्होंने रखा था चोटी नंबर 15। इसका मतलब है कि इससे पहले 14 चोटियां ढूंढी जा चुकी थी, तो इसका नाम पड़ा चोटी नंबर 15 यानी पिक 15। और आगे जाकर के उसी का नाम जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रख दिया गया माउंट एवरेस्ट। और इसकी लोकेशन कहाँ है? नेपाल में। तो नेपाल के लोग जो हैं इसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, नेपाल में इस लोग जो हैं उसको कहते हैं सागरमाथा। सागरमाथा मतलब नेपाली लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है गॉड, एक देवी, ऊंचाई की देवी या जैसी भी देवी, बेसिकली देवी के नाम से इसे पूछते हैं, सागरमाथा। अब आगे बढ़िए, जैसे ही माउंट एवरेस्ट की बात आएगी वैसे ही दिमाग में बहुत सारे कुछ डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे सर सबसे पहले कौन चढ़ा था? अब यहां से कुछ फैक्ट्स चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पे जो बेटा सबसे पहले चढ़े वो 1953 के अंदर, एक नाम आता है सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। बकायदा कंट्री का नाम भी पूछ लिया गया कि किस देश से थे, न्यूजीलैंड से। और एक नेपाली है जिसका नाम है तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये दोनों लोग 1953 में मई के महीने में, यानी जो अगला महीना आने वाला है, माउंट एवरेस्ट पे, या ये कह लीजिए जहां माउंट एवरेस्ट है उस क्षेत्र में पूरे साल का सबसे गर्म हिस्सा शुरू होता है, वो भी -40-50 डिग्री सेल्सियस। समझो इस बात को कि पूरे, देखो ठंड तो वहां पूरे साल है, पूरे साल में जो सबसे गर्म महीना होता है वो मई का ही होता है, इसलिए मई में चढ़ाई सबसे आइडियल मानी जाती है। तो मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पे चढ़ गए। जब वो चोटी पे चढ़ गए तो सीधी सी बात है, उसके बाद लोगों के अंदर उत्सुकता जागेगी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचने की। तो फिर हर साल फिर देखिए रेस शुरू हो जाएगी। और फिर ऐसे में ही आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है कामिरीता। देखिए, अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ बकायदा एक व्यक्ति जाएगा जो माउंट एवरेस्ट तक अप्रोच करता है। समझ में आया? कि आपके साथ एक व्यक्ति जाएगा जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचता है। वो व्यक्ति कौन होता है? नेपाल की गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से वो व्यक्ति एक शेरपा होगा। और जब शेरपा होगा तो सिर्फ एक शेरपा ऐसा भी होगा जो हर साल जाता होगा। तो कामिरीता जो है पिछले साल के डाटा के हिसाब से 26 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका है। आप समझिए, कोई एक व्यक्ति तो एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद पड़ोसियों को जीने नहीं देता, और ये कामिरीता जो है 26 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका है, 26 बार। और अगर इस बार भी गया तो 27वीं बार हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि उसका जो है रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, या कह लो कि किसी भी चोटी पे चढ़ने का उसका सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। वो क्यों चढ़ पाता है? क्योंकि हर साल कोई ना कोई एज ए शेरपा उसे लेके जाता ही।
क्योंकि रास्ता दिखाने का काम शेरपाओं का होगा। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूं तो मुझे तो नहीं पता कि कैसे कैसे रास्ते हैं, कहाँ कहाँ रास्ते हैं। तो इसलिए शेरपा का जाना जरूरी है। तो कामी रीता इस मामले में फेवरेट है, इस मामले में मतलब लोग इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक्सपर्टीज देखो कितनी बार है, 26 बार, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो अगर भारत की बात करो तो वैसे तो भारत में बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, मतलब अब इससे ऊंची चोटी नहीं है डियर अशोक दीक्षित जी इस पृथ्वी पे। ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट से ऊंचा कुछ भी नहीं है, मतलब फिजिकल फॉर्म में। और मरियाना ट्रेंच से गहरा कोई पॉइंट नहीं है। समुद्र के अंदर एक बिंदु है जिसे आप लोग मरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। जब आप कंपटीशन में कुछ भी नहीं जानते, कम से कम एक चीज जान रहे होते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु जो है मरियाना गर्त, फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में। तो इस दुनिया में माउंट एवरेस्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है फिजिकल फॉर्म में, और मरियाना ट्रेंच से गहरा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कम से कम अभी तक नहीं खोजा गया। आप क्या कहेंगे? कम से कम अभी तक नहीं खोजा गया है। तो कामी रीता, फिर भारत में एक महिला होगी जो बहुत फेमस है, अरुणिमा सिन्हा। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि ये विकलांग है, दोनों पांव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, दुनिया की पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना, या ये कह लीजिए कितनी फेमस है, या ये कह लीजिए इनकी डिटर्मिनेशन, इनका मोटिवेशन, इनकी इच्छा शक्ति कितनी खतरनाक होगी कि वो वहां पर चढ़ पाई, है ना। लोग दो पांव से नहीं जिंदा कई बार वापस आ पाते, और ये इनके पास पांव ना होने के बावजूद भी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये वहां तक चढ़े। चलो बढ़ो आगे। बताइए, भारत में या भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। ध्यान रखना, यहाँ सवाल क्या है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। अभी के लिए सिर्फ इसको इतना ध्यान रख लेना, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। समझ लो, बढ़ो आगे। उसके बाद हम कहाँ आएंगे? सर इसी हिमालय को जब हम जाएंगे कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से जब हम जा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश तक, तो आप ये समझ लेना है यहाँ पे, हिमालय जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हिमालय की जो बिगिनिंग भारत में होती है वो नंगा पर्वत से होती है, और जहां ये खत्म होता है उसको नाम है नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा तक आप जो हैं यहां होंगे। अब इस हिमालय की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, और इसकी आकृति कैसी है हिमालय की? देखो, यहां से लेकर के यहां तक चलोगी तो इसकी आकृति चाप में, चाप जैसे, इसलिए हिमालय की आकृति कैसी है? चापाकार है या फिर आर्क्यूट है। ठीक है साहब, चलो आ जाओ। अब ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद सर हम जब जम्मू कश्मीर से चलेंगे और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक चलेंगे, तो जो हिमालय है, इस हिमालय को नदियों ने क्या कर रखा होगा? काट रखा होगा। वो हिमालय से जो आएंगी नदियां भारत की तरफ, अंदर की तरफ एंट्री लेती हैं, तो सीधी सी बात है, नदियों की क्या खासियत है कि वो पत्थरों को काटती है। तो हजारों लाखों साल में ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं कि आज नदी जा रही है तो आज ही काट देगी। हजारों लाखों साल के अंदर पर्वत कटते हैं, लेकिन कटते हैं, और कट गए हैं इसलिए हम देखेंगे कि नदियों ने पर्वतों को काट दिया। किसको? हिमालय को। तो हमने नदियों के हिसाब से हिमालय को फिर बांट दिया। सर रेलवे एनटीपीसी में इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट पूछा था, और ये एक हिमालय, और एक ये कि हिमालय कितने स्टेट में? जोड़ो डियर सोनू, हिमालय कितने स्टेट में? खुद सोच के देखो, ये मुझसे पूछने की जरूरत तो है ही नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का लेना देना ही नहीं है, मतलब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। खुद सोच के देखो इसको कैसे करोगे। इसको करने का सबसे आसान जरिया क्या है? इसको करने का सबसे आसान जरिया है मैप। आप मैप खोलो और मैप के ऊपर देखो, और यही वजह है कि मैप से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ये होगा
कि आपका मैप क्लियर होगा। आपके मैप जो है वो इंडिया मतलब दिमाग के अंदर बैठेगा, और मैप अगर दिमाग में बैठेगा तो इन फ्यूचर के अंदर जो है उनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली जो है आप आंसर दे सकते हो। तो यार ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। पलक जी, सिडनी बुराड़ के अकॉर्डिंग, मतलब समझा नहीं मैं, सिडनी बुराड़, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिडनी बुराड़, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, तो हिमालय के कितने स्टेट हैं वो तो हो गया, वो तो आप मैप के अकॉर्डिंग करो। और क्या है क्वेश्चन? लोवेस्ट पॉइंट वर्ल्ड का, अच्छा इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट। तो इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट यार जी सोनू, देखो पहले दो चीजें हैं। पूरी दुनिया का लोवेस्ट पॉइंट है उसके लिए आपको बैकाल लेक जाना पड़ेगा, साइबेरिया। इंडिया का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा केरल में। तो केरल के अंदर बकायदा लगभग ये समझ लीजिए 2-3 मीटर जो हमारा लेवल है सी लेवल, उस सी लेवल से लगभग 2-3 मीटर नीचे जो है एक पॉइंट है जिसे कहते हैं कुत्तानाड। कुटनाड बोलते हैं इसे, कुटनाड। बेसिकली उसको स्पेल करोगे तो ऐसा लगेगा कुत्तानाड, दैट इज द कुटनाड। तो कुटनाड जो है वो केरल में मिलेगा आपको। एक वहां पर बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है अलपुजा। तो जो कई बार आपने देखा होगा ना केरल के अंदर वो एक नाव चलती है झोपड़ी जैसी, जो झोपड़ी लगी होती है, नाव चल रही होती है, तो अल्पुजा में बहुत ज्यादा होता है। तो उसी अल्पुजा के अंदर जाओगे तो आपको ये कुत्तानाड मिलेगा। तो कुत्तानाड इंडिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। और हिमालय वाला जो है वो डू बाई योर पॉइंट्स। तो देखो हिमाचल प्रदेश से वो जा रही है, जम्मू कश्मीर से वो जा रही है, उसके बाद वो सिक्किम से जा रही है, उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश से जा रही है। नहीं ये पलक ये बताओ, ये सिडनी बुडाड आपने क्या लिखा है? अब देखो जो स्क्रीन पे स्लाइड है ये सिडनी बुनाड के अकॉर्डिंग बनते गए हैं क्या? दोनों लोवेस्ट पॉइंट का मतलब ये देखो, अब रेलवे स्टेशन पे आप कभी गए हो? मैं भी क्या सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल गए होगे। रेलवे स्टेशन पे आप ना जो नाम देखोगे ना स्टेशन का, वहां पर लिखा होगा मीन सी लेवल। मीन सी लेवल, मीन सी लेवल जो है बकायदा पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जो समुद्र का पानी होता है ना, समुद्र पृथ्वी के चारों ओर, तो हम उसके लेवल को मापते हैं कि उसका लेवल कितना है। उस लेवल के हिसाब से हमें देखना है कि उससे ऊंचाई कितनी ऊपर है। जब आप ये कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है, तो 8,850 मीटर जो है वो सी लेवल से है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड उसको माना हुआ। तो अब देखो ये सी लेवल है, अब वो लोवेस्ट पॉइंट कहता है ये सी लेवल से भी नीचे, सी लेवल से भी नीचे,
अब इसके लिए आपको केरल आना पड़ेगा कि अब जैसे देखो ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर कौन है, सी लेवल से ऊपर ही जमीनी हिस्सा होगा तभी तो ऊपर है। जब आप इस केरल में आओगे तो इस केरल में मान के चलो कि अलपुजा में आ गए, अलपुजा में जाओगे तो यहाँ एक हिस्सा है जो बकायदा, देखो ये सी लेवल है, ये केरल है, और इस केरल के अंदर यहाँ है अलपुजा के पास कुतनाड। तो कुतनाड का जो हिस्सा है वो देखिए यहाँ है, ये है, ये मीन सी लेवल है, और केरल के अंदर कुतनाड का हिस्सा ये है। तो देखिए मीन सी लेवल से नीचे हुआ कि नहीं हुआ, ये है ना मीन सी लेवल। अगर पानी को लेकर के जाओगे तो जमीन पे इतना आ जाएगा, लेकिन वो हिस्सा केरल के अंदर नीचे धंसा हुआ है। तो धंसा क्यों हुआ है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से धंसा हुआ है ना, प्लेटों की मूवमेंट की वजह से धंसा हुआ होगा। तो इसलिए वहां बन गया है गैप, गैप बन गया तो पानी आ गया, तो उससे बकायदा एक लेक भी बन गई और वो पॉइंट हो गया कुतनाद लेक। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सर। पहले तो सर मोटा अवर्स्तव की ऊंचाई, अरे यार ढंग से लिख लिया करो यार, समझ माउंट लिखा करो यार, मोटा अवर्स्त क्या होता है। अशोक दीक्षित जी इसको ठीक करो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 थी, लेकिन प्लेट की मूवमेंट बढ़ रही है, प्लेट की मूवमेंट बढ़ रही है तो नीचे वाली जो प्लेट है जो थोड़ी नीचे धसी है वो इस ऊपर वाले को क्या कर रही है, धक्का दे रही है। धक्का देने से क्या होता है, जो अवसाद है वो अभी भी उठ रहे हैं, तो इस वजह से ही अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 है। 48 मत करना, देखेंगे, हाँ पलक जी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, एक मिनट, राम राम नितेश जी, आ गया समझ। चलो अब देखो, जो राज्य हैं हिमालय वाले, जो मेन हिमालय है जो अरुणाचल प्रदेश तक जाकर रुक जाता है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली 1 2 3 4 और 5, 5 राज्य हैं जहां से हिमालय गुजरता है भारत के। लेकिन वो हिस्से जो अरुणाचल प्रदेश से नीचे हैं, यानी नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में, क्योंकि वो भी हिमालय का ही हिस्सा है। अब सवाल यह है कि अगर पूर्वांचल को काउंट कर लो तो फिर 5 3 8 हो जाते हैं, और जब आप पूर्वांचल को काउंट ना करो तो फिर 5। तो बकायदा मेन हिमालय 5 है, पूर्वांचल को काउंट करने के बाद 8 राज्य हैं टोटल जो हिमालय से कनेक्ट करते हैं। वो देखना पड़ेगा सोनू के ऑप्शन किस हिसाब से पूछा गया था। चलो आ जाओ इधर वापस। अब हिमालय को हमने नदियों के हिसाब से बांटा, तो एक नदी है सिंधु, तो सिंधु नदी, और एक है सतलुज। तो सिंधु और सतलुज जो है हिमालय के एक हिस्से के ऊपर नीचे से जा रही है, तो हमने इस हिमालय को नाम दे दिया पंजाब हिमालय, और इस हिमालय को नाम दे दिया हमने कश्मीर हिमालय। तो क्योंकि सिंधु और सतलुज आखिरी में पंजाब की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए पंजाब का नाम आता है। दूसरा कश्मीर इसलिए क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, तो कश्मीर हिमालय। सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय उसे हमने कुमाऊं हिमालय फिर नेपाल हिमालय के नाम से जाना है। काली हिमालय, काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसे हम लोगों ने नेपाल हिमालय बोला है, और तीस्ता और दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको हमने नाम दिया है असम हिमालय। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, नदियों के नाम, किन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय। जैसे एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में, वो आपको आंसर करना। वेरी गुड आफ्टरनून डियर सुमित्रा जी। आंसर में 10 स्टेट दे रखे हैं, 10 स्टेट कैसे हो सकते हैं डियर। जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अगर ये सवाल कब का था सोनू, ये सवाल कब का था, स्टेट तो नहीं होंगे। देखो पता क्या होता है, जम्मू कश्मीर मैंने पूरा ले लिया है, अगर आप जम्मू कश्मीर में लद्दाख को अलग काउंट करके चलोगे, क्योंकि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी हो गई है 2019 के बाद, तो अगर वैसे काउंट करोगे तो फिर भारत के 9 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, ऐसे तो 10 बनते हैं, लेकिन अगर लद्दाख को आप जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा मान के चलो फिर गड़बड़ है। इसलिए उस हिसाब से जम्मू, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, और फिर अरुणाचल से नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। कर दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने वही कहा आपको लद्दाख काउंट करोगे, क्योंकि मैप पे देखोगे तो मैप सीधे आपको बता देगा, तो साफ है वो लद्दाख को काउंट करके चल रहा है। तो इसलिए 10 स्टेट, लद्दाख को काउंट करके नहीं चलोगे तो 9 ही मिलेंगे आपको। 9 क्यों मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे। चलो एक बार वो क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड करो, टेलीग्राम पे मुझे फॉरवर्ड करना, देखते हैं क्या है वो। तो आपको जो याद रखना है, नदियों के नाम याद रखने, तो किस नदी के बीच में कौन सा हिस्सा है वो। फिर देखो एग्जामिनर ने क्या सवाल पूछा आपसे,
सवाल ये बोला कि आपके पास 4 हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो बताइए किस हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेंगे? किस हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेंगे? कहाँ आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा? ऑब्वियसली नेपाल हिमालय में मिलेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कहाँ मिलेगा? नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट। ये हो गया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब बढ़ो आगे। अब आ जाओ डियर जी मध्य हिमालय पे। मध्य हिमालय जिसे आप लोग हिमाचल भी कहते हैं, यहां से जो पर्वत की चोटी है वो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। मतलब एग्जामिनर जो है सबसे ज्यादा पर्वतों से अगर क्वेश्चन निकालते हैं तो वो इसी मध्य हिमालय से निकालते हैं। इवन चाहे आप नेशनल लेवल का क्वेश्चन करो चाहे स्टेट लेवल का करो, इवन हरियाणा एसएससी का जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं अगर आप वो भी उठा के देखोगे ना, तो मध्य हिमालय से बकायदा सवाल किए गए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल पूछने की संभावना इससे बनती है पर्वत चोटियों के हिसाब से। पर्वत चोटियों के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो यहाँ कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? पीर पंजाल, नंगा पर्वत, धौलाधार। याद करो ये धौलाधार है, और हमने जो ग्रेट हिमालय में पढ़ा है वृत हिमालय में, वो धौलागिरी था, ये धौलाधार है। तो दोनों में फर्क है, धौलाधार धौलागिरी, ये ध्यान रख लेना। धौलागिरी नेपाल में, धार इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। फिर है नागटिबा, मसूरी, महाभारत। इन पांचों में 6 में से महाभारत रेंज ऐसी है जो नेपाल में लोकेशन है, बाकी सबकी लोकेशन इंडिया में है। इसी क्षेत्र में आओगे तो जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, जितने भी पर्यटन के क्षेत्र हैं, पर्यटन मतलब जहां आप घूमने जाते हो, जैसे गर्मी आ गई तो लोग उत्तर की तरफ भागते हैं कि चलो गर्मी से थोड़ा राहत लेने के लिए थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो पर्यटन के लिए फिर आपके पास जगह कौन कौन सी है? नैनीताल, शिमला, मैक्लोडगंज, रानीखेत, मसूरी, डलहौजी। इसके बाद जो दिमाग में आ रहा है आपका, वो सब पर्यटन क्षेत्र जो है हिमाचल में ही मिलेंगे। इसलिए हिमाचल की खूबसूरती ज्यादा है, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा है। रानीखेत मतलब रानीखेत जो आपने मूवी देखी होगी राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी में रानीखेत रानीखेत बहुत चलता रहता है। आप सीन देखोगे तो बहुत हरा भरा क्षेत्र है, तो रानीखेत। फिर आप जब इधर आओगे इन क्षेत्रों में आपको एक वनस्पति देखने को मिलेगी जिसे हम लोग अनपाइन वनस्पति कहते हैं। क्यों? हिमालयन क्षेत्रों में जाओगे हाइट पे तो बकायदा एक हाइट ऐसी होती है। मेरे को टेलीग्राम पे सेंड करो डियर सोनू जी, रोहन हिमांशु झा टेलीग्राम है, आप वहां जाइए और मेरे प्रोफाइल जो सेक्शन है जिधर मैं मेरी फोटो बनी हुई है, मैंने जहां अपनी फोटो लगा रखी है, उसके दूसरे साइड में कोने में देखना एक मैसेज का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करना, जो ग्रुप खुलेगा उसमें आप अपना ये क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो, देखते हैं इसको। आगे बढ़िए। तो अल्पाइन वनस्पति जो होती है वो कैसी वनस्पति होती है? वनस्पति ऐसी होती है, इनके जो पेड़ होते हैं ऐसे होते हैं, नुकीले और क्रिसमस ट्री जैसे पेड़ होते हैं। क्यों सर क्रिसमस ट्री जैसे पेड़ क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पड़ती है बर्फ, बर्फ पड़ेगी। अगर ये पेड़ ऐसे हो जाएं जैसे जनरली होते हैं छतरी नुमा, तो सीधी सी बात है इन पेड़ों के ऊपर बर्फ पड़ेगी तो दिक्कत होगी। इसलिए नुकीले, अगर बर्फ पड़ेगी तो ढाल से फिसल करके नीचे आ जाएगी, तो पेड़ को नुकसान बहुत कम पहुंचेगा, इसलिए अल्पाइन वनस्पति। जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में बच्चे जो आपको अल्पाइन वनस्पति मिलती है उसे हम लोग मर्ग कहते हैं, मर्ग। और आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा मर्ग में, गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। और अगर वही वनस्पति उत्तराखंड में मिली तो वहां पर उसे मर्ग ना कह करके बुग्याल कहा जाता है। आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगी घाटियां। घाटियां क्या होती हैं? घाटियां सर पर्वतों के बीच में जो फ्लैट पोर्शन होता है जहां इंसान हो सकते हैं रहे, उसे हम घाटी कहते हैं। तो कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी, बहुत फेमस घाटियां हैं जो आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। तो ये है आपका मध्य हिमालय। उसके बाद आप जब बाहरी हिमालय पे आओगे या शिवालिक पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर 2 चीजें मिलेंगी आपको, एक दून मिलेगा, एक द्वार मिलेगा। दून में आपने देहरादून का नाम सुना है, तो कोटली दून, पटली दून 2 अलग दून है। और द्वार में जब आप जाओगे तो कोट द्वार, हरिद्वार, 2 तरह के द्वार मिलेगा आपको। आप समझिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये बने कैसे, अवसादों के निक्षेप से बने हैं, तो इसलिए एक तो ये याद रखना है। दूसरा सर ये दून क्या होते हैं समझो। बेटा ये है एक पर्वत, और इस पर्वत के एक हिस्से से आ रही है नदी। अब पर्वत क्या करेंगे, इस नदी को जाने देंगे? नहीं, पर्वत जाने नहीं देंगे, इसलिए नदी को ढलान के हिसाब से पानी उस तरफ निकल जाएगा। तो मान के चलो कि नदी इस तरीके से निकल गई यहां से, तो पर्वत को अभी काटा नहीं है,
लेकिन पर्वत से टकरा करके जो है दूसरे साइड आ गई। लेकिन क्या ये नदी अभी भी पर्वतों से टकरा रही है? आंसर इज यस। तो अगर पर्वतों से टकरा रही है तो क्या होगा, नदी के अंदर जो सरस छोटे छोटे कण होते हैं कंकड़ पत्थर के, वो बार बार क्या हो रहे हैं, वो बार बार पत्थरों से टकरा रहे हैं। हजारों साल की प्रक्रिया में क्या होता है कि पत्थर टकराते रहते हैं और वो हिस्सा टूटता रहता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो पर्वत हैं ये खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इन पर्वतों का जो बीच का हिस्सा है वो टूट जाएगा और नदी जो है वो बीच से पर्वतों के निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन जहां पहले नदी आती थी अब वहां तो पानी नहीं आएगा। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये वाला तो अलग हो गया, ये जो हिस्सा है इसी हिस्से को हम नाम देंगे, क्या देंगे, दून। जो जिस जगह पे अब नदी अपना पानी नहीं छोड़ रही है, पहले छोड़ती थी बट अब नहीं छोड़ रही है, अब सीधे निकल गई, इसलिए वो पानी समय, वो हिस्सा जो है समय के साथ क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो गया तो उसको ही हम लोग कहेंगे दून। और हरिद्वार या कोटद्वार यानी द्वार, इनकी क्या खासियत है, द्वार जो होते हैं पहाड़ी क्षेत्र के बीच में, पहाड़ी क्षेत्र के बीच में और मैदानी क्षेत्र के बीच का हिस्सा होता है। तो इसलिए जब सवाल ये आता है कि भाई गंगा जो है कहाँ के बाद, किस क्षेत्र के बाद मैदानों में जाती है, तो हरिद्वार के बाद वो मैदानों में जाती है। तो अगर दिल्ली से कभी ऋषिकेश जाना हो और ऋषिकेश से कभी दिल्ली की तरफ आना हो तो आप देखना आप हरिद्वार से आते हैं। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं तो हरिद्वार के बाद आपको पहाड़ दिखने लग जाएंगे, और अगर ऋषिकेश से आ रहे हैं तो हरिद्वार के बाद आपको मैदान दिखने लग जाएंगे। तो ये बेसिकली द्वार जो होता है इन दोनों के बीच का एक मार्जिन होता है। अंडरस्टूड, यहां तक की कहानी क्लियर। फिर आते हैं डियर जी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, ट्रांस हिमालय। ये हिमालय नहीं है बेटा, अब ये है ट्रांस हिमालय, यानी वो हिस्सा जो हिमालय के ऊपर है। और ट्रांस हिमालय में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय के अंदर सर यहाँ पर 4 तरह की चोटियां देखने को मिलेंगी, पर्वत चोटियां, जिसमें एक कराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जास्कर है और एक कैलाश है। 4 चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला सवाल, कराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, K2 या गार्डविन आसन, आप समझिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सोनू मैं देख लूंगा। बताइए कराकोरम पर्वत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, आंसर करेंगे K2 या गॉडविन आस्टिन। सर ये है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा आपसे, देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, और हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांस हिमालय। तो याद कीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि जब आप कंचनजंगा पे हो तो कंचनजंगा बेटा हिमालय का हिस्सा है, क्योंकि ये ग्रेट हिमालय में आता है, या तो ये ग्रेट का है या मिडिल का है या आउटर हिमालय है, किसी में भी हो, है तो हिमालय का ना। तो पूछा क्या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की ऊंची चोटी तो क्या मिलेगी आपको, कंचनजंगा, क्योंकि हिमालय बोला है। लेकिन वो बोला भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका मतलब भारत में हिमालय भी आता है और भारत में ट्रांस हिमालय भी आता है। तो हिमालय और ट्रांस हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा ना होकर के क्या है, गॉडविन आस्टिन। तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की कंचनजंगा। लेकिन वो चोटी जो पूर्णतः भारत में हो, डिस्प्यूटेड ना हो, समझिए। गॉडविन आस्टिन ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय कराकोरम पर्वत में, कराकोरम वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो पूरी तरह से भारत में नहीं है, विवादित है। दूसरा, कंचनजंगा जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, तो उसका मतलब पूरी तरह से वो भी भारत में नहीं है। तीसरा, जो पूरी तरह से भारत में है, आंसर इज नंदा देवी, जो पूर्णतः भारत में। तो ध्यान रख लेना एग्जाम में सवाल क्या कर रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में हो, जो विवादित ना हो, तो आंसर इज नंदा देवी। उसके बाद कराकोरम पर्वत, कराकोरम मतलब समझिए, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्लेट टकराई थी तो लावा जो है ऊपर की तरफ आया, तो इससे क्या बने थे, इससे आपके पर्वत बने थे ट्रांस हिमालय के। तो सीधी सी बात है, इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, लावा के डिपोजिशन से। इसीलिए लावा का जो कलर होता है वो क्या होता है, काला, काला मतलब करा, इसलिए कराकोरम का नाम पड़ा है कराकोरम, करा यानी काला, बसॉल्ट के निक्षेप से हुआ है, जवाब उसके जमाव से हुआ है। क्लियर। फिर लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, फिर जास्कर की सबसे ऊंची चोटी और कैलाश की सबसे ऊंची चोटी। इनमें कैलाश की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि कैलाश की सबसे ऊंची चोटी कैलाश ही है, जबकि लद्दाख और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी राखल पोक्शी और नंगा पर्वत है। जब आप लद्दाख क्षेत्र में आते हैं बेटा तो यहाँ पर आपको 2 तरह की झील देखने को मिलेंगी, एक पेंगोंग शो है और एक सो मोरोरी है। अगर आपको याद आ रहा हो तो पेंगोंग शो आपने ना 3 इडियट्स मूवी में सबसे आखिरी में जो झील दिखती है वो पेंगोंग शो है। उसके बाद वहां पर टूरिज्म बढ़ गया है,
उस क्षेत्र का टूरिज्म जो है आज के टाइम पे बहुत बढ़ गया है। खैर आगे बढ़िए। लद्दाख और जास्कर के बीच से सर एक नदी जाती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, ये मैं सिंधु में भी बताऊंगा आपको। और वापस आ जाओ काराकोरम में। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेंगे? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका को छोड़ दो तो अंटार्कटिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेंगे? काराकोरम में। काराकोरम पर्वत के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर अंटार्कटिका। यानी पोलर रीजन को छोड़ दो, ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ने के बाद जहां सबसे ज्यादा ग्लेशियर मिलेगा वो काराकोरम पर्वत है। कौन कौन से ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, साल्तोरो ग्लेशियर, पियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। तो एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा आपसे कि बताइए बेटा बाल्तोरो क्या है? नदी है, पर्वत है, ग्लेशियर है या फिर पहाड़ी है? ये सवाल पूछा था हरियाणा एसएससी में नहीं, लेकिन दूसरे एग्जाम में सवाल। जब मैं कहता हूं सवाल पूछा गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो हरियाणा एसएससी में पूछा गया, कहीं डिफरेंट डिफरेंट रैंडम ये सवाल पूछे गए, तो इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। तो ये हो गया डियर जी ट्रांस हिमालय। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पूर्वांचल पे, वो चलेंगे हम अगली क्लास में। यहां तक बच्चे किसी का डाउट है, दिक्कत है, दुख है, दर्द, समस्या, एनीवन, तो सवाल कीजिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे यानी मंडे को। तो आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं डियर जी। तो डाउट किसी का कुछ है नहीं। ट्रांस हिमालय और हिमालय ये हो गए हैं पूर्वांचल का हिस्सा। अगली क्लास में। एक मिनट सोनू जी, अभी देख लेते हैं भाई। मेघालय से नहीं जा रही है, गलत है। मेघालय से हिमालय नहीं जा रही है दोस्त, सबसे पहला तो ये गलत। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और गारो खासी जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो खासी जयंतिया नदी पे पठार का हिस्सा है, वो पठार हिस्से में आता है जिसे हम मेघालय का पठार या शिलोंग पठार कहते हैं। पठारी हिस्से में ये हिस्से हैं, तो मेघालय तो कतई नहीं हो सकता। नागालैंड है, जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने पूर्वांचल भी काउंट कर लिया है, तो नागालैंड है, ठीक है। मणिपुर है, ठीक है। मिजोरम है, ठीक है, बट त्रिपुरा नहीं है, गलत है। त्रिपुरा और मेघालय हटा दो भाई। ठीक है, तो कितने बचे? 8 राज्य बचे बेटा। तो आप मेरे हिसाब से 8 आएगा, बी आना चाहिए इसका आंसर, डी नहीं, क्योंकि मेघालय और त्रिपुरा में नहीं जाती। आप खुद सोच के देखो, मेघालय तक हिमालय कैसे आएगा? वो मैप तो है नहीं, मतलब मैप छोड़ो, खुद सोच के देखो हिमालय मेघालय तक कैसे आएगा। तो लॉजिकली अगर मैं चलूं डियर सोनू, तो लॉजिक ये कहता है कि मेघालय और जो त्रिपुरा है वहां पर हिमालय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल के हिस्से कहाँ देखे आपने? अरुणाचल प्रदेश से नीचे आ जाओ, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा। उधर जाने की जरूरत क्यों है जबकि वो इधर ही आ गया? तभी तो वो कहाँ तक फैला हुआ है? म्यांमार तक। तो मेरे हिसाब से आंसर 8 आएगा, बी नहीं आया, मतलब डी नहीं आएगा। और ये जो आप बता रहे हो मेरे ख्याल से ये वो किताब है जिसे क्या बोलते हैं, इसे स्पीडी स्पीडी बोलते हैं ना, कुछ स्पीडी बोलते हैं,
कुछ एक किताब है, जो आप किताब दे रहे हो इसमें एरर बहुत होते हैं। मैं कभी भी इस किताब को रिकमेंड नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को। इवन यही एरर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एरर हैं। जब जो कोई इस किताब को पढ़ेगा, मतलब काइंड ऑफ जो एमसीक्यू सोल्व करेगा यहाँ से, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें एरर बहुत है इस बुक के अंदर। ये बुक आज से नहीं चल रही है, बुक चल रही है 2012 से। मैं 2012 से इसको देखते आ रहा हूँ। तो मेरी मानो तो इसको छोड़ दो, इस किताब मतलब इस एमसीक्यू को छोड़ दो, क्योंकि एमसीक्यू जो है आपको आगे भी बहुत दिक्कत करेगी। हम कुछ और बताएंगे, ये कुछ और बताएंगे। मतलब हाँ, कुछ ऐसा ही है, स्पीडी टाइप कंपटीशन जो भी है। ये किताब का जो फॉर्मेट है मैं समझ गया। 2012-13 में ही मैं ना स्टूडेंट्स को बोला करता था कि ये मत पढ़िए, और आज देखिए 2023 है, तो लगभग 10 साल बाद भी सेम चीज बनी हुई है। चलो खत्म करते हैं आज के सेशंस को, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।